हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ केमिस्ट्री सीखें, लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। अपने इस चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ गैसियस स्टेट यूनिट का 5वां लेक्चर। और ये लेक्चर है वास्तविक गैसों हेतु वंडरवॉल्स अवस्था समीकरण, यानी कि वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट 11th 12th और बीएससी के छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन छात्रों के लिए भी मददगार है जो कि जेई और नीट की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आओ केमिस्ट्री सीखें, लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, अपने पुराने लेक्चर्स में हमने गैसों के व्यवहार यानी कि गैसियस बिहेवियर के बारे में कुछ पढ़ा कि गैसीय व्यवहार के लिए एक समीकरण दी गई थी जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि आदर्श गैस समीकरण। और यह पर्टिकुलर समीकरण बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ का एक कंबाइंड फॉर्म थी। और इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता था कि PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P गैस का दाब होता था, V उसका आयतन, N होता था गैस की मात्रा अर्थात नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, R यहाँ पर एक नियतांक था जिसे सार्वत्रिक गैस नियतांक कहा जाता है, और T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस अर्थात गैस का तापमान, जो कि केल्विन में व्यक्त किया जाता है। और ये सब कुछ हुआ था 1660 में बॉयल्स के प्रयोगों के बाद से शुरू, और ये तब तक जारी रहा जब तक कि 1880 के आसपास गैसीय व्यवहार को समझाने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि गैसें इस समीकरण का पालन हमेशा नहीं करती हैं। और तब एक कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट था डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अर्थात गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सभी गैसें PV इक्वल टू nRT को फॉलो करती हैं, लेकिन यह अनुपालन नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर तक ही सीमित रहता है। और जैसे जैसे गैस के ऊपर दाब बढ़ाया जाए या गैस का ताप कम किया जाए तो वह आदर्श व्यवहार से विचलित होने लगती हैं, अर्थात PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती हैं। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इसका कारण भी जाना था कि ऐसा क्यों होता है। आइए एक बार फिर से इन कारणों को हम जल्दी जल्दी सीखते हैं कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों होती हैं, यानी कि आदर्श व्यवहार से विचलित क्यों होती हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा, इस डेविएशन का कारण था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो रॉन्ग पोस्टुलेट्स। क्या थे वो रॉन्ग पोस्टुलेट्स? पहला रॉन्ग पोस्टुलेट था कि गैसों के मॉलिक्यूल पॉइंट मास होते हैं, अर्थात गैस के मॉलिक्यूल्स का कुल आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन के मुकाबले शून्य होता है, नगण्य होता है। इसको हम फिर से समझते हैं इस चित्र द्वारा। माना यह एक बर्तन है, 100 लीटर का बर्तन, अर्थात गैस का आयतन जो जनरली हम लेते हैं 100 लीटर, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस 100 लीटर में गैस के 100 मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। हर एक मॉलिक्यूल का अपना भी कुछ आयतन होगा, और वो आयतन है 0.0001 लीटर, यानी कि 1 लीटर का 10,000वां भाग। तो 100 मॉलिक्यूल्स जो इसमें भरे हुए हैं उनका कुल आयतन हुआ 0.01 लीटर, जबकि इस बर्तन का कुल आयतन है 100 लीटर। तो काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, क्योंकि
गैस 100 लीटर के बर्तन में भरी हुई है तो हम लोग कहते थे कि गैस का कुल आयतन है 100 लीटर, यानी कि बर्तन का आयतन इज इक्वल टू गैस का आयतन। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, उन्होंने पाया कि मॉलिक्यूल्स का भी तो अपना आयतन होता है। इस पर्टिकुलर केस में ही ले लें, यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल हैं जिनका अपना कुल आयतन है 0.01 लीटर और बर्तन का कुल आयतन है 100 लीटर। तो हम काइनेटिक थ्योरी के अनुसार चलें तो ये कह सकते हैं कि कुल आयतन 100 लीटर के मुकाबले मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन 0.01 लीटर बहुत कम है, जिसे नगण्य कहा जा सकता है। लेकिन परेशानी तब हुई जब गैस के ऊपर दाब बढ़ाया गया। जैसे जैसे गैस के ऊपर दाब बढ़ाया गया, यह पहली स्थिति जब गैस के ऊपर दाब था केवल 1 एटमॉस्फेयर, उस समय बर्तन का कुल आयतन था 100 लीटर और उसके अंदर उपस्थित 100 मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन था 0.01, जो कि कुल आयतन के मुकाबले बहुत कम है। तो इस स्थिति में काइनेटिक थ्योरी कह सकती है कि मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन के मुकाबले नगण्य होता है। दैट इज मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। लेकिन क्या होता है जब गैस के ऊपर दाब बढ़ाया जाता है? वी नो इट, बॉयल के नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस विल डिक्रीज। अगर दाब 10 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए तो वॉल्यूम भी 10 गुना कम हो जाएगा, जबकि मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इनकम्प्रेसिबल बॉल्स हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से अगर दाब बढ़ाते हुए 50 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए तो गैस द्वारा घेरा गया आयतन घटकर केवल 2 लीटर रह जाएगा। लाइकवाइज अगर अप्लाइड प्रेशर इंक्रीज करके 100 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस विल डिक्रीज टू 1 लीटर, whereas volume of the molecules will still be 0.01 लीटर। जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है, गैस द्वारा घेरा गया वॉल्यूम कम होता जाता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स रिमेन्स फिक्स्ड। इस एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में दाब बढ़ाते हुए 1000 एटमॉस्फेयर कर दिया गया। अकॉर्डिंगली द गैस मॉलिक्यूल्स were compressed to a small volume of 0.1 लीटर। अब अगर हम इस चित्र को देखें, ये कुल वॉल्यूम है 0.1 लीटर, लेकिन दिस टोटल वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और कंप्रेशन ऑफ द गैस। इस 0.1 लीटर में इतना हिस्सा 100 मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि है 0.01। अगर हम गणितीय रूप से देखें तो मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम गैस के कुल वॉल्यूम का लगभग 10% बन जाता है, यानी कि गैस को अब केवल 90% के हिसाब से ही दबाया जा सकता है, पूरे 100% पर नहीं। तो ये एक गलती हुई थी काइनेटिक थ्योरी ने, क्योंकि अगर काइनेटिक थ्योरी सही होती तो इतने हाई प्रेशर पर भी गैस को पूरे 0.1 लीटर पर दबाना संभव होता, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 0.1 लीटर में से लगभग 10वां हिस्सा यानी कि 0.01 लीटर मॉलिक्यूल्स ने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है। यानी कि गैस के आयतन को इस कंडीशन में हमें 0.1 नहीं लिखना चाहिए, बल्कि 0.1 में से उस आयतन को माइनस करना चाहिए जो कि मॉलिक्यूल्स ने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये था पहला गलत पॉस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का, जिसे बाद में सुधार की ज़रूरत पड़ी। और अगर हम इसे सुधारें तो ये सही पॉस्टुलेट होगा कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉइंट मासेस, दे डू ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, बट at normal temperature and pressure, volume of the molecules is quite small in comparison to total volume of the gas.
यानी कि गैस के मॉलिक्यूल पॉइंट मास नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य ताप और दाब पर मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन के मुकाबले नगण्य होता है, यानी कि उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसलिए सामान्य ताप और दाब पर जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उस बर्तन के आयतन को ही गैस का आयतन कह दिया जाता है, जबकि सही यह होता कि बर्तन के कुल आयतन में से मॉलिक्यूल्स के अपने आयतन को घटाने के बाद जो आयतन बचता उसे गैस का आयतन। ऐसी ही एक और गलती काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हुई थी, और वह गलती थी कि उन्होंने कहा देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, अर्थात गैसी मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का आकर्षण नहीं होता है। इसे इस चित्र की सहायता से समझते हैं। ये एक बर्तन है। इस बर्तन में ये जो रेड मॉलिक्यूल है ये दीवार पर जाकर टकराने वाला है, और जब ये दीवार पर टकराएगा तो एक फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स के कारण गैसियस प्रेशर जनरेट होगा। पहली स्थिति, जब ये मॉलिक्यूल अकेला इस दीवार से जाके टकराता है और ये 10 यूनिट का प्रेशर जनरेट करता है। ये स्थिति तब है जबकि ये आइडियल बिहेव कर रहा है, अर्थात इस मॉलिक्यूल के आसपास जो और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे खींच नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि आइडियल गैस है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और तब इसके द्वारा लगाया गया दाब पी आइडियल कहलाता, जो कि यहाँ पर हमने 10 यूनिट के बराबर ले रखा है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस हैं। तो इस मॉलिक्यूल के आसपास कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया गया है, और ये ग्रीन मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर रेड मॉलिक्यूल को अपनी ओर पीछे की ओर आकर्षित करते हैं, और फिर भी ये जाता है और जाकर दीवार से टकराता है, और टक्कर के कारण दीवार पर एक बल और उसके फलस्वरूप एक प्रेशर लगता है। लेकिन मॉलिक्यूल की इस टक्कर के कारण जो प्रेशर जनरेट हुआ वो थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब दीवार की ओर जा रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल इसे पीछे की ओर खींच रहे हैं, जिसके कारण जब ये दीवार से टकराएगा तो ये आइडियल स्टेट के मुकाबले कम बल से टकराएगा, क्योंकि इसे पीछे की ओर खींचा गया है। और तब जो ये प्रेशर आरोपित करेगा उस प्रेशर को हम लोग कहेंगे एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि रियल केसेस में होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक अवस्था या एक्चुअल प्रेशर का जो मान होगा वो आइडियल प्रेशर के मुकाबले कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल या रियल सिचुएशन में इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल्स द्वारा पीछे की ओर खींचा जा रहा है। सो एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस इज लेस देन द आइडियल प्रेशर ऑफ द गैस। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के इस पॉस्टुलेट को ठीक करके लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा: देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बट these are prominent only at high pressure and low temperature। यानी कि गैसी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं, लेकिन वो उच्च दाब और निम्न ताप पर ही प्रभावी होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बहुत वीक होते हैं, और ऐसे केसेस में गैस द्वारा आरोपित किया गया दाब आइडियल प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्रभावी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आरोपित किया गया दाब यानी कि पी एक्चुअल
आइडियल कंडीशन के मुकाबले कम होता है। तो ये थे 2 गलत पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, जिनको सुधारने की ज़रूरत थी। कैसे सुधारा गया इन गलतियों को, इसे हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि PV = nRT को कोई भी गैस तभी तक पालन करती है जब तक उसके ऊपर लगाया गया प्रेशर और उसका ताप नॉर्मल हो, और उच्च दाब और निम्न ताप पर गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन का पालन नहीं करती हैं, उससे विचलित होने लगती हैं। और ऐसा क्यों होता है ये भी हमने सीखा, क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल्स का अपना कुछ वॉल्यूम होता है और साथ ही गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर आइडियल कंडीशन में लगाए गए प्रेशर के मुकाबले कम रहता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की इन कमियों को देखते हुए और PV = nRT की लिमिटेशंस को समझते हुए डच फिजिसिस्ट जॉनेस डेडेरिक वंडरवॉल्स ने प्रपोज किया कि देयर मस्ट बी सम करेक्शंस इन द वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर टर्म्स। वंडरवॉल्स ने सुझाव दिया कि गैस के वॉल्यूम को लेकर और गैस के प्रेशर को लेकर कुछ करेक्शंस करने की आवश्यकता है, और इन करेक्शंस के बाद जो समीकरण बनी या बनेगी उसे वंडरवॉल्स के नाम से ही वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा गया। और ये जो समीकरण थी, इसे गैसें बड़े पैमाने पर अनुपालन करती हैं, और वंडरवॉल्स के इस कंट्रीब्यूशन के लिए 1910 में नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स से सम्मानित किया गया था। वंडरवॉल्स द्वारा प्रपोज किए गए करेक्शंस में से पहला था वॉल्यूम करेक्शन। क्या होता है ये वॉल्यूम करेक्शन? लेट अस लर्न। ये कोई बर्तन है जिसमें गैस भरी हुई है, और इस बर्तन का आयतन है 100 लीटर, और जनरली हम कहते हैं कि बर्तन का आयतन गैस के आयतन के बराबर होता है, तो इस गैस का आयतन भी हुआ 100 लीटर। और हम मान के चल रहे हैं कि इस बर्तन के अंदर गैस के 100 मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, जिन्होंने कुल 100 लीटर का आयतन ऑक्यूपाई कर लिया है। और इन 100 मॉलिक्यूल्स का अपना भी कुछ आयतन होगा, और हर एक मॉलिक्यूल का आयतन सुविधा के लिए मैंने लिया है 0.0001 लीटर। तो 100 मॉलिक्यूल्स का कुल आयतन हुआ 100 गुणा एक मॉलिक्यूल का आयतन, और वो आता है 0.01 लीटर। तो आइडियल गैस के लिए मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स का अपना कोई आयतन नहीं होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि बर्तन का कुल आयतन 100 लीटर गैस के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि वो 100 लीटर आयतन गैसीय मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन ये स्थिति होती तो ऐसी गैस को कहा जाता आइडियल गैस, जबकि वास्तव में किसी भी गैस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स इनकम्प्रेसिबल रिजिड पार्टिकल होते हैं, जिनका अपना निश्चित आयतन होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि रियल गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए, जो कि 100 लीटर के बर्तन में भरी गई है, पूरे का पूरा 100 लीटर मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना आयतन गैसीय मूवमेंट के लिए अवेलेबल है ताकि मॉलिक्यूल्स उसमें घूम सकें। तो उसका उत्तर होगा कि बर्तन का कुल आयतन माइनस उसके अंदर भरे हुए मॉलिक्यूल्स का कुल आयतन। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस इज द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। ये पर्टिकुलर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन कहलाता है, अर्थात किसी वास्तविक गैस का आयतन बर्तन के कुल आयतन में से मॉलिक्यूल्स के कुल आयतन को घटाने पर प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम करेक्शन। लेकिन अब हम जानेंगे
कि मॉलिक्यूल्स का अपना आयतन कितना होता है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। वंडरवॉल्स ने मॉलिक्यूल्स द्वारा घेरे गए आयतन को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम दिया था। और अब हम सीखेंगे कि ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है। इसके लिए फिर से हम लोग वही बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं जिन्हें कुछ बड़ा करके दिखाया गया है, और हम जानना चाह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो वो कितने आयतन को मॉलिक्यूलर मोशन के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं, अनअवेलेबल कर देते हैं, क्योंकि उसी को ही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो इसे इस चित्र की सहायता से समझते हैं। ये रहा गैस का एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो पहले मॉलिक्यूल के संपर्क में है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि मॉलिक्यूल चपटे सर्कुलर शेप के नहीं है, बल्कि हार्ड, रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, स्फेरिकल हैं, गोलाकार हैं। तो ये दो गोले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो संपर्क में आने पर ये कुल मिलाकर कितने वॉल्यूम को दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए अयोग्य कर देते हैं, यानी कि अब कोई और मॉलिक्यूल इनके आसपास नहीं आ सकता। ऐसा कितना आयतन होता है। अगर एक मॉलिक्यूल का रेडियस r है और दूसरे का भी r है, तो ये जो लाल लाइन खींची गई है इसकी कुल लंबाई हुई r प्लस r, और ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी आ सकता है या यहाँ से भी। तो कुल मिलाकर दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो इतना आयतन एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये आयतन कितना हुआ? ये आयतन हुआ एक उस गोले के आयतन के बराबर जिसका रेडियस है r प्लस r, यानी कि 2r। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग ए रेडियस ऑफ 2r। गणितीय रूप से इसे निकाला जा सकता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान रखिएगा, हम दो मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, एंड हेयर रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज 2r। तो यहाँ हमने 2r रखकर उसका क्यूब लिया, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 4/3 पाई और r क्यूब ऐसा ही रहा। सो इट इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर two molecule was this much. So what will be the excluded volume for one molecule? तो उसका आंसर हुआ, दो मॉलिक्यूल का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसे 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से डिवाइड करने पर यह आ जाता है 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 4/3 पाई r क्यूब जैसे मैंने कहा ये एक मॉलिक्यूल के आयतन के बराबर है। तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। इसका अर्थ हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल माना 1 लीटर आयतन घेरता है तो वो अपने आयतन का 4 गुना, यानी कि 4 लीटर आयतन दूसरे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अनअवेलेबल कर देता है। इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और ये पर्टिकुलर डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सक्लूड किया गया वॉल्यूम उसके अपने वॉल्यूम का 4 गुना होता है। तो
इस तरह का चित्र बनाकर उसे डेराइव किया जा सकता है। माना बर्तन के अंदर 1 मोल भरे हुए हों, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट, तब क्या होगा? द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तब उसे कहा जाएगा एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम, और उस समय एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एक मॉलिक्यूल का आयतन गुणा 4 गुणा एवोगैड्रो संख्या। और इस पूरे के लिए वैन डर वाल्स ने एक सिंबल यूज़ किया जिसे बी कहा गया। सो बी इज एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम, अर्थात 1 मोल मॉलिक्यूल्स द्वारा गैसीय मूवमेंट के लिए एक्सक्लूड किया गया, अनअवेलेबल किया गया आयतन है। माना n मोल्स ऑफ गैस अगर बर्तन में भरे हुए हों, उस अवस्था में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा? उसका उत्तर है दैट विल बी इक्वल टू एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, दैट इज n इंटू बी। तो वॉल्यूम करेक्शन के अनुसार किसी रियल गैस के केस में 1 मोल गैस का आयतन आइडियल गैस के आयतन में से एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम दैट इज बी को घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस माइनस एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम बी। ऐसे ही अगर n मोल ऑफ रियल गैस हो तो उनका आयतन आइडियल गैस के कुल आयतन में से एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम इंटू n को घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि n मोल ऑफ गैस का कुल आयतन V माइनस एन बी के बराबर होता है, जहाँ पर V तो है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, n इज नंबर ऑफ मोल्स एंड B इज द मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स द्वारा एक्सक्लूड किया गया वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला करेक्शन जिसे वॉल्यूम करेक्शन कहा गया, यानी कि रियल गैसेस के केस में बर्तन का पूरा आयतन गैसों के आयतन के बराबर नहीं होता है। तो फिर गैसों का आयतन कैसे प्राप्त किया जाए? उसका उत्तर है बर्तन के कुल आयतन में से एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम को घटाकर, दैट इज V माइनस बी, और इसी को वॉल्यूम करेक्शन कहा जाता है। वॉल्यूम करेक्शन के साथ साथ वैन डर वाल्स ने गैसेस का प्रेशर करेक्शन भी प्रपोज किया। हम जानते हैं कि प्रेशर करेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल होते हैं, जिस कारण इन अणुओं द्वारा लगने वाला दाब आइडियल सिचुएशन में लगने वाले दाब के मुकाबले कम होता है। इसे फिर से हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। ये रहा वो चित्र। इस बर्तन में मॉलिक्यूल ए गैस के बल्क में मौजूद, यानी कि गैस के मध्य में मौजूद एक मॉलिक्यूल है, जिसके चारों ओर दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं जो कि इसे आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ए पर लगने वाला कुल आकर्षण बल 0 होगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन ए विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर से मॉलिक्यूल्स द्वारा घिरा हुआ है और वो बराबर बल से इसे आकर्षित कर रहे हैं। मॉलिक्यूल इन द बल्क हैज़ ए बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या होता है इस बी के केस में? बी वो मॉलिक्यूल है जो कि बल्क में नहीं मौजूद है, बल्कि दीवार से टकराने ही वाला है, दीवार से कुछ ही दूरी पर है। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पीछे की ओर दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस पर लगने वाला आकर्षण बल बैलेंस्ड नहीं होता है,
अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण दीवार से टकराने वाला मॉलिक्यूल पीछे की ओर एक खिंचाव महसूस करता है। ये मॉलिक्यूल बी दीवार पर अपेक्षाकृत कम बल से टकराता है और इसके द्वारा आरोपित किया गया दाब, जिसे हम पी एक्चुअल कहते हैं, वो आइडियल प्रेशर के मुकाबले कुछ कम होता है। और इस कुछ कम को हमने यहाँ पर स्मॉल पी से लिखा हुआ है। सो पी एक्चुअल इज इक्वल टू पी आइडियल माइनस ए प्रेशर फैक्टर स्मॉल पी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि पी आइडियल इज इक्वल टू पी एक्चुअल प्लस द प्रेशर फैक्टर। अब प्रेशर करेक्शन का पूरा दारोमदार इस प्रेशर फैक्टर पर है। हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रेशर फैक्टर एंड पुट इट हेयर। तो इस प्रेशर फैक्टर स्मॉल पी को अगर हम देखें तो ये डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बी को पीछे की ओर खींच रहे हैं। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पुलिंग द मॉलिक्यूल बी इनवर्ड और बैकवर्ड। और हमने सुविधा के लिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को सी कहा है। साथ ही साथ प्रेशर फैक्टर पी डिपेंड करेगा ऐसे मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पर जो कि दीवार से टकरा रहे हैं। P is proportional to the concentration of molecules striking the wall। और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को हमने CB लिखा है। अर्थात ये प्रेशर फैक्टर CA इंटू CB पर निर्भर करता है। प्रेशर फैक्टर निर्भर करता है उन मॉलिक्यूल्स के सांद्रण पर जो दीवार से टकराने वाले मॉलिक्यूल्स को पीछे की ओर खींच रहे हैं। साथ ही साथ ये निर्भर करता है ऐसे मॉलिक्यूल्स के सांद्रण पर जो कि दीवार से टकराने ही वाले हैं। सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA इंटू CB। लेकिन हम इन दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स में विभेद नहीं कर सकते हैं। अर्थात मॉलिक्यूल्स जो अंदर की ओर खींच रहे हैं और मॉलिक्यूल्स जो दीवार से टकराने वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराने वाले हैं, टकराने के बाद वो अंदर की ओर खींचने वाले मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अंदर की ओर खींच रहे हैं, कुछ देर बाद वही मॉलिक्यूल्स दीवार से जाकर टकराएंगे। या दूसरे शब्दों में CA इज इक्वल टू CB, जिसे कि हम लोग C लिख सकते हैं। और सांद्रण का मतलब कुल मोल्स अपॉन कुल आयतन, दैट इज N अपॉन V। तो स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V इंटू N अपॉन V, दैट इज स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटा सकते हैं एक कांस्टेंट a द्वारा। सो स्मॉल p इज इक्वल टू a इंटू N अपॉन V होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर मान को p आइडियल के केस में रख सकते हैं, और इस जगह पर अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन कुछ बन जाती है। P आइडियल इज इक्वल टू P एक्चुअल प्लस A इंटू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। सो P आइडियल P एक्चुअल के मुकाबले ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा? इसी को ही प्रेशर करेक्शन कहा गया, और ये करेक्शन आता है A इंटू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो हमें PV इज इक्वल टू NRT में P नहीं रखकर P एक्चुअल प्लस N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू A रखना चाहिए। दिस वॉज द प्रेशर करेक्शन suggested by van der Waals. So dear students, we are about to arrive at the van der Waals equation of state. हम लोग van der Waals equation of state पर पहुंचने ही वाले हैं। जैसा कि हमने कहा कि PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन अधिकतर गैसें इस समीकरण को केवल सामान्य ताप और दाब पर ही
पालन करती हैं। उच्च दाब और निम्न ताप पर इस इक्वेशन से डेविएट हो जाती हैं। इस इक्वेशन को और वाइड और वृहद बनाने के लिए, ताकि इसका पालन सभी गैसों द्वारा सभी ताप और दाब पर किया जा सके, इसके लिए वंडर वॉल्स ने 2 करेक्शंस सजेस्ट किए, जिन्हें हमने वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन के नाम से पढ़ा। वॉल्यूम करेक्शन के अनुसार गैस के n मोल्स का एक्चुअल वॉल्यूम, जिसे कंप्रेसिबल वॉल्यूम कहा जाता है, वो होता है आइडियल वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बराबर, दैट इज इक्वल टू V माइनस NB। Similarly, pressure of ideal gas is greater than the pressure of the gas in real cases or actual pressure. आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस के प्रेशर के मुकाबले ज़्यादा होता है, और कितना ज़्यादा होता है उसे हम लोग प्रेशर फैक्टर के नाम से जानते हैं, और वो होता है A/n² / V²। तो इन दोनों करेक्शंस को आइडियल गैस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें तो P की जगह हमें लिखना चाहिए P एक्चुअल प्लस A/n² V², और V की जगह हमने लिखना चाहिए V माइनस NB। तो एक नई तरह की इक्वेशन यहाँ से जनरेट होती है विच इज़ इक्वल टू nRT, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस कहा जाता है। इसी इक्वेशन को हम लोग 1 मोल ऑफ गैस के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे 1 मोल के लिए लिखना चाहें तो n की जगह हमें 1 रखना चाहिए। सो द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस: P एक्चुअल प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट अर्थात वंडर वॉल की अवस्था समीकरण कहा जाता है। इस इक्वेशन में प्रयुक्त होने वाले 2 कांस्टेंट्स A और B को वंडर वॉल्स कांस्टेंट ऑफ ए गैस कहा जाता है। A एंड B आर नोन एज वंडर वॉल्स कांस्टेंट्स ऑफ ए गैस। वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद कुछ चर्चा कर लेते हैं वंडर वॉल्स कांस्टेंट्स की, जिन्हें वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट में A और B के रूप में लिखा जाता है। A प्रेशर फैक्टर में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि B वॉल्यूम करेक्शन में कहीं पर इस्तेमाल होता है। A का मान यह बतलाता है कि गैसीय अणुओं के बीच में कितना ज़्यादा आकर्षण बल है। A का मान जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल भी उतना अधिक होगा। दैट इज़ ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A फॉर ए गैस, ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। और हम ये भी जानते हैं कि गैस के अणुओं के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा, वो गैस उतनी आसानी से द्रवीकृत की जा सकती है। इसका अर्थ हुआ कि जिस गैस के लिए A का मान अधिक होगा, वो ये बतलाएगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल अधिक है, और A का मान अधिक तो उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है। A somewhere is related to the ease of liquefaction of gas। अब प्रश्न आता है कि A की यूनिट क्या होगी, A का मात्रक क्या होगा। तो A वो कांस्टेंट है जो प्रेशर फैक्टर में यूज़ होता है। तो एक चीज़ क्लियर है कि A/n² ये प्रेशर फैक्टर है, तो इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी। इसका अर्थ हुआ कि A की यूनिट प्रेशर की यूनिट इंटू V² की यूनिट अपॉन n² की यूनिट के बराबर होगी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? जनरली हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में लिखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? इट इज़ लीटर। तो V² की यूनिट हुई लीटर का स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में यूनिट ऑफ n² मतलब मोल स्क्वायर।
सो यूनिट ऑफ ए इज एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। आइए अब बात करते हैं बी की। बी एक वंडरवॉल कांस्टेंट है। विभिन्न गैसों के लिए बी का मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और ये वंडरवॉल कांस्टेंट वॉल्यूम करेक्शन में एक्सक्लूडेड मोलर वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। और बी कहीं ना कहीं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को बतलाता है। बी का मान अधिक होने का अर्थ है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स का आकार बड़ा है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह घेरते हैं और अपने आयतन के 4 गुना आयतन को दूसरे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस बी की यूनिट क्या होगी। अगेन इट इज़ क्लियर कि यूनिट ऑफ n इंटू बी विल बी द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसका अर्थ हुआ कि बी की यूनिट यूनिट ऑफ वॉल्यूम अपॉन यूनिट ऑफ अमाउंट, जिसे n कहते हैं, के बराबर होगी। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ से n को हम राइट साइड ले गए तो वो डिनोमिनेटर में चले गया। सो यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वॉल्यूम अपॉन यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। वॉल्यूम की यूनिट को हम जनरली लीटर में लिखते हैं और अमाउंट ऑफ गैस को मोल में। सो यूनिट ऑफ बी इज लीटर पर मोल। अगर वॉल्यूम को लीटर में नहीं लिखकर हम लोग मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में लिखें, देन यूनिट ऑफ बी विल बी मीटर क्यूब पर मोल और डेसीमीटर क्यूब पर मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ रहा वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। इस मैथमेटिकल डेरिवेशन में अगर आपको कुछ शंका हो, कोई डाउट्स हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।